अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। तो चलिए आज इस छंद शास्त्र के नियमों को डिकोड करते हैं। जो हमारी पहली स्लाइड है उसमें इसके इतिहास की बात की गई है। अगर परीक्षा में यह एमसीक्यू आता है कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन माने जाते हैं, तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है पिंगल ऋषि। महर्षि पिंगल ने ही सबसे पहले छंदों को एक व्यवस्थित शास्त्र का रूप दिया था और इसी वजह से ना उनके सम्मान में छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। अच्छा, पिंगल शास्त्र। हाँ, और इसकी रचना आज से बहुत पहले लगभग 200 ईसा पूर्व हुई थी। एक और एक्स्ट्रा फैक्ट है जो अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि छंद का सबसे पहला बाकायदा जिक्र कहाँ मिलता है, तो वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में? मतलब इतना प्राचीन है ये। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन भी होता है ऑप्शंस में। हाँ बिल्कुल, कई बार एग्जामिनर ऑप्शंस में भरत मुनि का नाम दे देते हैं और छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, भरत मुनि का नाम केवल रस संप्रदाय से जुड़ा है और छंद के नियमों से उनका कोई सीधा लेना देना नहीं है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब भरत मुनि रस के लिए हैं, छंद के लिए पिंगल ऋषि। चलिए अब आगे बढ़ते हैं छंद के मूल अंगों पर। जैसे एक मानव शरीर के अलग अलग अंग होते हैं ना, वैसे ही छंद के भी कुछ अंग हैं। तो अगला एमसीक्यू यही है कि छंद के अंगों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका सीधा सा उत्तर है 7 अंग। छंदारूपी इस शरीर के 7 मुख्य हिस्से होते हैं। वो है वर्ण, मात्रा, यति, गति, चरण जिसे पाद भी कहा जाता है, क्रम और आखिर में तुक। वर्ण, मात्रा, यति, गति, चरण, क्रम और तुक। जी, 7 अंग। जी। और ये 7 अंग किसी भी कविता की रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। एक भी अंग कमजोर हुआ तो कविता का पूरा ढांचा गिर जाएगा। तो चलिए इन अंगों का थोड़ा गहराई से पोस्टमार्टम करते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में सीधे परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। मान लीजिए प्रश्न आता है कि छंद में नियमित वर्ण या मात्रा की संख्या पर होने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो इस विराम को यति कहा जाता है। अगर हम इसके पीछे का लॉजिक समझे ना, तो ये सिर्फ एक ग्रामर का नियम नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल जरूरत है। बायोलॉजिकल कैसे? देखिए, जब कोई लंबी कविता पढ़ता है तो उसे सांस लेने के लिए कुछ मिलीसेकंड रुकना पड़ता है ना। हाँ। लिखते समय जिसे हम कॉमा कहते हैं, वही ठहराव कविता में यति कहलाता है। अरे वाह, मतलब व्याकरण हमारी सांस लेने की गति के हिसाब से बना है। बहुत बढ़िया। पर सिर्फ रुकना तो काफी नहीं है। अगर कविता में फ्लो ना हो तो वो तो गद्य बन जाएगी। तो अगर एमसीक्यू ये पूछे कि छंद पढ़ते समय होने वाले प्रवाह या संगीतात्मक उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? उस प्रवाह को गति कहते हैं या फिर लय। गति का मतलब है शब्दों का एक निश्चित लहजे में बहना, जैसे नदी का फ्लो होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। हाँ। और अब वो चीज जो कविता को हमारे दिमाग में हमेशा के लिए चिपका देती है। हाँ। प्रश्न है, चरणों के अंत में आने वाले समान स्वर या व्यंजनों की आवृत्ति को क्या कहते हैं? उससे तुक कहा जाता है, जिसे हम आम बोलचाल में तुकबंदी कहते हैं। जैसे चून और सून। आपने वो रहीमदास जी का दोहा सुना होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। हाँ, मोती मानुष चून। एग्जैक्टली। तो यहाँ अंत में जो ध्वनि मिल रही है ना, सून और चून, वही तुक है। इसी तुक की वजह से कविताएं रट जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और एमसीक्यू है यहाँ। छंद की प्रत्येक पंक्ति को आधिकारिक रूप से क्या कहा जाता है? इसका उत्तर चरण या पाद है। मतलब कविता की एक पूरी लाइन या उसका एक हिस्सा जो अपना एक स्वतंत्र अर्थ रखता हो। समझ गया। अब इस चक्रव्यूह के अगले दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। वर्णिक गण का जादुई सूत्र। स्लाइड 4 पर जो सूत्र लिखा है वो तो किसी तांत्रिक मंत्र जैसा लग रहा है। यमाता राजभान सलगा। हाँ, पहली बार देखने में थोड़ा डरावना लगता है। तो अगर परीक्षा में ये सीधा प्रश्न आ जाए कि गणों की कुल संख्या कितनी है, तो इस सूत्र से आंसर कैसे निकलेगा? उत्तर है 8 गण। और इस सूत्र का काम करने का तरीका बहुत ही साइंटिफिक है। इस एक पंक्ति या माता राजभान सलगा से 8 गण निकलते हैं। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। मतलब ये पहले अक्षर से गण का नाम बन रहा है। बिल्कुल। पर यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी बरतनी है। छात्रों को सगण पर आके फुल स्टॉप लगा देना है। अच्छा,
लेकिन सूत्र में तो आगे लगा भी लिखा है। हाँ, पर उस लगा से लगण या गगण जैसा कुछ नहीं बनता। वो ल और ग केवल लघु और गुरु मात्राओं को दर्शाने के लिए जोड़ा गया है। अरे ये तो बहुत बड़ा ट्रैप है एग्जाम का। तो मतलब सगण हमारी आखिरी मंजिल है। और एक गण में कुल कितने वर्ण होते हैं? हमेशा 3 वर्ण। गण दरअसल 3 अक्षरों का एक ग्रुप होता है। जैसे अगर हम यगण की बात करें तो य, ग, ण, ये 3 वर्ण मिलकर एक यूनिट बनाते हैं। अब अगर छंद के प्रकार की बात करें, प्रश्न है कि मात्रा और वर्ण के आधार पर छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। मात्रिक छंद वो हैं जहां मात्राओं की गिनती होती है और इसके भी 3 सब टाइप होते हैं। कौन कौन से? पहला सममात्रिक, जिसमें हर चरण में एकदम बराबर मात्राएं होती हैं। दूसरा अर्ध सममात्रिक, जहां आधा बैलेंस होता है, मतलब पहले और तीसरे चरण में एक समान और दूसरे तथा चौथे चरण में एक समान। और तीसरा है विषम मात्रिक, जहां कोई समानता नहीं होती। और एक एमसीक्यू है मुक्तक छंद पर। जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो उसे क्या कहते हैं? उसे मुक्तक छंद कहते हैं। इसे याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है डॉक्टर कुमार विश्वास की कविताओं को याद करना। उनमें भाव है, लय है, लेकिन अगर आप मात्राएं गिनने बैठेंगे तो कोई कठोर नियम नहीं मिलेगा। वो मुक्त है, इसीलिए मुक्तक कहलाते हैं। क्या बात है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार हर किसी को रहता है, ट्रिक्स। स्लाइड 6 पर जो विषम मात्रिक छंद की ट्रिक है वो बहुत ही कमाल की है। एक शब्द है कुछ। हाँ, कुछ। अब कू से बनता है डुंडलिया और छ से बनता है छप्पे, और इन दोनों में ही 6-6 चरण होते हैं। बिल्कुल। एग्जाम के प्रेशर में ना ऐसे ही छोटे एक्रोनिम्स ढाल बनकर काम आते हैं। कुंडलिया के लिए एक और मजेदार ट्रिक है, कुंडल पहनकर जाने में डर, यानी डीआर लगता है। डीआर? हाँ, डी से दोहा और आर से रोला, मतलब कुंडलिया छंद दोहा और रोला को मिलाकर बनता है। ये ट्रिक तो सीधा दिमाग में छप गई। हाँ जी। अच्छा, कुंडलिया का एक और एमसीक्यू है, कुंडलिया की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि कुंडलिया जिस शब्द से शुरू होता है ना, बिल्कुल उसी शब्द पर आकर खत्म भी होता है। अरे वाह, मतलब पहला और आखिरी शब्द सेम। एग्जैक्टली। पेपर में ऐसा कोई छंद दिखे जिसका फर्स्ट और लास्ट वर्ड सेम हो तो बिना सोचे कुंडलिया पे टिक लगा देना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ। अब छप्पई की बात करते हैं। इसकी ट्रिक भी मस्त है। पानी में छप छप होती है और साफ पानी के लिए आरो लगता है। आरो मतलब आर से रोला और ओ से उल्लाला। हाँ, तो अगर प्रश्न आए कि छप्पे छंद किन 2 छंदों से बनता है तो उत्तर है रोला प्लस उल्लाला। अब आते हैं सममात्रिक छंद की ट्रिक पर, जो है 4 गीत हरी। चलिए मैं एक एक करके पूछता हूँ। एमसीक्यू है चा, यानी चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा? उत्तर है 16 मात्राएं। र, यानी रोला में इसमें 24 मात्राएं होती हैं। गीत, यानी गीतिका में 26 मात्राएं। और आखिरी हरि, यानी हरि गीतिका में 28 मात्राएं। अच्छा, यहाँ एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी है स्लाइड में। प्रश्न है वीर या आल्हा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका उत्तर है 31 मात्राएं। 31। इसकी ट्रिक बताई गई है कि वीर सबसे ज्यादा लेकर जाएगा। वीर योद्धा सबसे आगे रहता है तो मात्राएं भी सबसे ज्यादा हैं। और इसके पीछे का लॉजिक ये भी है कि आल्हा या वीर रस की कविताएं बहुत ऊंची आवाज में और लंबे सुर में गाई जाती है, तो लंबी सांस खींचने के लिए मात्राओं का गणित सबसे लंबा रखा गया है। बहुत क्रिएटिव है ये। अब आते हैं अर्ध सममात्रिक छंद के पोस्टमार्टम पर। हाँ, क्योंकि पिछले कुछ पेपर्स में सबसे ज्यादा सवाल यहीं से फंसे हैं। सबसे पहला नाम आता है दोहा। इसके विषम चरण, मतलब पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और समचरण यानी दूसरे और चौथे में 11। इसके भी ट्रिक है ना? बिल्कुल। दोहा का पहला अंक 1 और तीसरा अंक 3, दोनों को साथ लिख दें तो क्या बनता है? 13। यही ट्रिक है। वाह। और सोरठा तो इसका बिल्कुल उल्टा है। हाँ, सोरठा में विषम चरण में 11 और समचरण में 13 मात्राएं होती हैं। अब मैं बरवे छंद की ट्रिक बताता हूँ। जब हम बरवे बोलते हैं तो आवाज आती है 12 जैसी, तो इसमें मात्राएं होती हैं 12 और 7। बहुत क्रिएटिव है ये। और इस कैटेगरी का आखिरी है उल्लाला। इसके विषम चरण में 15 और सममित 13 मात्राएं होती हैं।
इसकी ट्रिक है कि उल्लाला में सबसे ज्यादा मात्राएं हैं, 15 + 13 यानी कुल 28। अब आते हैं सबसे रोमांचक लेकिन टेक्निकल पार्ट पर, मात्राओं की गणना। क्योंकि नियम तो जान लिए, पर गिनना नहीं आया तो सब बेकार है। बेसिक नियम से शुरू करते हैं। लघु वर्ण के लिए कौन सा चिन्ह इस्तेमाल होता है? इसका उत्तर है अंग्रेजी के अक्षर आई जैसा एक खड़ा डंडा। इसका मान 1 मात्रा होता है। नियम ये है कि जितने भी छोटे स्वर हैं, जैसे अ, ई, उ, री, वो लघु माने जाते हैं। और एक बहुत जरूरी बात, चंद्रबिंदी भी हमेशा लघु में ही गिनी जाती है। चंद्रबिंदी मतलब लघु, ठीक है। और गुरु चिन्ह का मान कितनी मात्राओं के बराबर होता है? इसका उत्तर है एस जैसा चिन्ह, जो 2 मात्राओं के बराबर होता है। इसमें सभी बड़े स्वर आते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अब यहाँ से एडवांस नियम शुरू होते हैं। एमसीक्यू है, अनुस्वार और चंद्रबिंदी में क्या अंतर है? यही अक्सर गलती होती है। अनुस्वार यानी अंक की बिंदी हमेशा गुरु होती है, मतलब 2 मात्रा, जबकि चंद्रबिंदी लघु होती है, मतलब 1 मात्रा। और अगर विसर्ग वाला वर्ण हो तो? जैसे दुख, विसर्ग वाला वर्ण हमेशा गुरु होता है। दुख में द में छोटा उ है तो लघु होना चाहिए, लेकिन आगे विसर्ग है तो सारा जोर द पर पड़ता है, इसलिए दु की 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। समझ गया। अब आते हैं उस नियम पर जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, आधे अक्षर या संयुक्ताक्षर। इसे एक फिजिक्स के रूल की तरह समझिए। रूल 1 है, संयुक्ताक्षर से ठीक पहले वाला लघु वर्ण गुरु बन जाता है। जैसे शब्द श में छोटा अ है तो ये लघु होना चाहिए, लेकिन आगे आधा ब है तो आधा ब अपना पूरा भार पीछे वाले श पर डाल देता है, जिससे श की 2 मात्राएं हो जाती हैं। और रूल 2 है कि अगर शब्द की शुरुआत ही आधे अक्षर से हो तो पहला वर्ण लघु ही रहेगा। जैसे ज्वाला, शुरुआत आधे ज से है, पीछे कोई है ही नहीं जिस पर वो भार डाल सके, तो वो काउंट ही नहीं होगा। अरे इसको तो ऐसे समझिए ना, जैसे लाइन में एक थका हुआ इंसान खड़ा है। वो अपना भार अपने से आगे खड़े, मेरा मतलब है अपने से पीछे खड़े इंसान पर नहीं, बल्कि अपने से आगे वाले पर डालता है। पर अगर वो लाइन में सबसे आगे ही खड़ा है तो वो किसी पर भार डाल ही नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। चलिए अब लाइव प्रैक्टिस करते हैं। पहला शब्द है आहा। अ लघु है, मतलब 1 मात्रा। है में ए की मात्रा है तो गुरु, मतलब 2 मात्रा, कुल 3 मात्राएं। दूसरा शब्द है हमारी। ह अकेला है तो 1 मात्रा। माँ में आ है तो 2, री में बड़ी ई है तो 2, कुल 5 मात्राएं। तीसरा शब्द जिस पर नियम लगा था, व्यक्ति। शुरुआत आधे व से है तो वो काउंट नहीं होगा। फिर य है पर उसके आगे आधा क है तो य 2 मात्रा का हो गया, और ती में छोटी ई है तो 1, कुल 3 मात्राएं। और चौथा नन्हे। पहला न लघु होना चाहिए, पर आगे आधा न है तो पहला न 2 मात्रा का हो गया, और नेह में 1 की मात्रा है तो वो भी 2, कुल 4 मात्राएं। कमाल है। अब पंक्तियों पर आते। पंक्ति है सत्य प्रत्यय असीम हमारी। इसमें पूरी पंक्ति में 24 मात्राएं आती हैं, और यति 13 और 11 पर है तो 13-11 का जोड़ा मतलब दोहा। और दूसरी पंक्ति है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल। यहां मेरे पास एक शॉर्टकट है। एग्जाम में पूरी पंक्ति गिनने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ कॉमा तक यानी मधु तक गिन लें। ठीक 13 मात्राएं आती हैं, और 13 देखते ही उत्तर फिक्स दोहा। बिल्कुल, इससे टाइम बचेगा। तीसरी पंक्ति है मूक होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरवर गहन। यहाँ मूक 3, होई 3, बाचाल 5, टोटल 11 मात्राएं पहले चरण में। 11 आ गई मतलब दोहा का उल्टा सोरठा। सही है। और आखिरी है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इसमें गिनने पर कुल 16 मात्राएं आती हैं। कोई यति नहीं है तो 16 मात्राएं मतलब चौपाई। एग्जैक्टली। अब आखिर में वर्णिक छंदों की वो लिस्ट देख लेते हैं स्लाइड 14 से। सुनने वालों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या याद कर लेना। 11 वर्ण वाले हैं उपेंद्र वज्रा, शालिनी, स्वागता, इंद्रवज्रा और भुजंगी। 15 वर्ण मालिनी, 17 वर्ण मंदाक्रांता, शिखरिणी, 22 से 26 वर्ण सवैया, घनाक्षरी और 31 वर्ण कवित्त। लिस्ट थोड़ी डरावनी लग सकती है, पर सीधे वर्ण गिनकर आंसर आ जाता है। बिल्कुल।
तो आज के इस डीप डाइव में हमने बहुत कुछ कवर किया। पिंगल शास्त्र से लेके छंद के अंग, कुंडलियां का डीआर, छप्पे का आरो और आधे अक्षरों का वो जादुई नियम। हाँ, और अगर छात्र इन नियमों का अभ्यास करते रहें तो कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। सही कहा। तो नेक्स्ट टॉपिक अलर्ट दे दूं। अगली क्लास सोमवार को होगी और टॉपिक है अलंकार, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। तब तक के लिए इस पीडीएफ को बार बार रिवाइज करें और मैथ्स के वो आसान चैप्टर्स लगाते रहें। और जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, सोचिए, अगर आदिकाल के कवियों ने ये छंद के नियम ना बनाए होते तो क्या हनुमान चालीसा हमें ऐसे ही मुंह ज़बानी याद होती? इस पर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।